I will be discussing some of the important definitions from the Indian Contract Act 1872. The first definition is of proposal. Section number 2, clause number A defines proposal. So the definition of proposal is when one person signifies to another his willingness. यानी जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सामने अपनी इच्छा को व्यक्त करता है, टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कि कोई कार्य है जो वो करना चाहता है या कोई कार्य है जो वो नहीं करना चाहता है, नॉट टू डू समथिंग with a view to obtaining the assent of that other. और इस प्रस्ताव को रखने के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि सामने वाले व्यक्ति की सहमति को वह प्राप्त कर सके. To such act or abstinence he is said to make a proposal. तो इसे प्रपोजल माना जाएगा. तो इस पूरी लाइन का जो मीनिंग बनता है वो ये है कि जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सामने अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि कोई कार्य है जो वो करना चाहता है या कोई कार्य है जो वो नहीं करना चाहता है, और इस बात को रखने के पीछे का मुख्य उद्देश्य है सामने वाले व्यक्ति की सहमति को प्राप्त करना, इसे प्रपोजल यानी प्रस्ताव माना जाता है. सो हियर one person signifies his willingness to the other person that there is something that he wants to do or there is something that he does not want to do. I mean to say abstain from doing something, and the main objective behind making a proposal is to obtain the assent of the other person, and this is known as proposal. एक और बात जो कही जाती है प्रपोजल को लेकर, the first step in the formation of any contract is to make a proposal. यदि किसी व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो इसका पहला कदम होगा, फर्स्ट स्टेप होगा कि वो प्रपोजल रखे. The term proposal is also known as offer when it comes to English law. It means that both the term proposal as well as offer, both the terms can be used interchangeably, or you can say both the terms are synonyms to each other. यदि किसी व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो पहला कदम क्या होगा? पहला स्टेप होगा प्रपोजल रखना. बिना प्रपोजल रखे आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते हैं. ये जो वर्ड है प्रपोजल, इसी वर्ड को अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ के हिसाब से प्रपोजल वर्ड की जगह वो लोग यूज करते हैं इंग्लैंड में टर्म ऑफर. अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं. जैसे कि मैं अगर आपसे कहता हूं कि इस पेन की प्राइस है 10 रुपीज, इज दिस अ प्रपोजल? आई मीन टू से वुड यू कंसिडर दिस टू बी एन ऑफर? क्या ये एक ऑफर है? जी नहीं. दिस इज नॉट एन ऑफर, दिस इज नॉट अ प्रपोजल. रीजन, डेफिनेशन जो आप देखेंगे उसी में आपको रीजन मिलेगा. क्या है रीजन? द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड मेकिंग अ प्रपोजल इज टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर पर्सन. सामने वाले व्यक्ति की सहमति को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही हमेशा प्रपोजल रखा जाता है. अब मैं आपसे कहता हूं इस पेन की प्राइस है 10 रुपए, क्या आप इसे खरीदना चाहते हैं? दिस इज समथिंग विच आई कॉल इट एज ऑफर और प्रपोजल. इसे कहा जाएगा प्रपोजल या ऑफर, क्योंकि मैंने आपसे पूछा है कि क्या आप इस पेन को खरीदना चाहते हैं. इट मीन्स दैट आई एम ट्राइंग टू ऑब्टेन योर असेंट, आई एम ट्राइंग टू ऑब्टेन योर कंसेंट. मैं आपसे आपकी जो इच्छा है वो पूछ रहा हूं, आपकी सहमति प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूं. तो किसी भी प्रस्ताव में सबसे मुख्य चीज होती है सामने वाली व्यक्ति की सहमति को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही प्रस्ताव रखा जाता है. सेकंड पॉइंट, सेक्शन नंबर 2, क्लॉज नंबर बी. सेक्शन 2, क्लॉज बी टॉक्स अबाउट two definitions. First, acceptance. Second, promise. इसको मैं पढ़ रहा हूं, बेयर एक्ट की लैंग्वेज के हिसाब से वर्ड टू वर्ड पढ़ूंगा और इसका मतलब बताऊंगा. When the person
to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. ये हुई acceptance की definition. क्या है definition के हिसाब से? जिस व्यक्ति के सामने आपने प्रस्ताव रखा था ना, उस प्रस्ताव को रखने के पीछे का आपका उद्देश्य क्या था? आपका उद्देश्य था कि मैं सामने वाले व्यक्ति की सहमति को प्राप्त करूं। तो इस डेफिनेशन में वही कहा गया है कि यदि वह सामने वाला व्यक्ति जिसकी आप सहमति प्राप्त करना चाहते थे, वह व्यक्ति यदि अपनी सहमति दे देता है तो उस प्रस्ताव को स्वीकार माना जाएगा। इसको मैं इस तरीके से भी कह सकता हूं, जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो इस बात को समझेंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड making the proposal was to obtain the assent of the other person. So when you obtain the assent of the other person, the proposal is said to be accepted. अगली डेफिनेशन यहां पे दी है, a proposal when accepted becomes a promise. यानी जैसे ही आपका प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है, वह प्रस्ताव वादा बन जाता है। मैंने जो कहा आप बड़े ध्यान से समझिएगा। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, यानी जब आपका प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो वही प्रस्ताव क्या बन जाता है? वादा बन जाता है। व्हेन योर प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। तो ये था आपका सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर बी। यानी इसको भी इस तरह से समझ सकते हैं, यदि मैं आपसे कहूं ये पेन 20 रुपए का है, क्या आप इसे खरीदेंगे? ये हुआ प्रपोजल, क्योंकि मैंने आपसे आपकी सहमति मांगी। और अगर अब आप कहते हैं कि हाँ हम खरीदेंगे, तो इसे कहा जाएगा एक्सेप्टेंस। ठीक है। अब तीसरा है यहां पे सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर सी। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर सी टॉक्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द टर्म प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। जो वर्ड है, एक प्रोमिसर और दूसरा प्रोमिसी, इन दोनों वर्ड्स को डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर सी में। और इसमें लिखा है कि द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज नोन एज द प्रोमिसर, यानी जो व्यक्ति प्रस्ताव रखता है उसे हम कहते हैं प्रोमिसर। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज नोन एज द प्रोमिसी। जो व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकार करता है उसे कहा जाता है प्रोमिसी। यानी जो प्रस्ताव रखता है वो है प्रोमिसर, और जो प्रस्ताव को स्वीकार करता है उसे कहा जाता है प्रोमिसी। एंड नोबडी विल से, मैं कहता हूं हमेशा कि लॉ में वर्ड्स का बड़ा ध्यान रखना है। कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि द पर्सन टू हुम द प्रपोजल हैज बीन मेड इज नोन एज द प्रोमिसी। यू विल नेवर से दैट। कभी ये मत कहिएगा कि जिस व्यक्ति के सामने प्रस्ताव रखा जाता है वो प्रोमिसी होता है। जी नहीं, द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज नोन एज द प्रोमिसी। जो व्यक्ति आपके प्रस्ताव को स्वीकार करता है उस व्यक्ति को आप कहेंगे प्रोमिसी। प्रस्ताव रखता है प्रोमिसर, प्रस्ताव स्वीकार करता है प्रोमिसी। The person making the proposal is the promiser and the person accepting the proposal is known as the promisee.